स्टूडेंट्स, क्लास 6 एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन 2 है, लेक्चर 13 है और इसको आज आप समझते हैं। ठीक है, अब आप पहले इसको पढ़ेंगे क्वेश्चन को, फिर इसको समझेंगे क्या क्वेश्चन है, फिर सॉल्व करेंगे। तो बेटे इसको आप रीड करें। Question number 2. An alloy contains 13.5 grams of copper and 4.5 grams of zinc. Find the ratio by mass of copper to zinc in the alloy. अच्छा, तो इसमें एक बताया गया है कि एक अलॉय है Yes. जिसमें 13.5 ग्राम कॉपर है और 4.5 ग्राम जिंक है। तो पहले ये आप समझ लें कि अलॉय क्या होता है। तो अलॉय जो है ना, ये मेटल्स को मेल्ट करके मिक्स कर देते हैं, तो उससे कहते हैं कि ये उसका अलॉय है। इसकी एक सिंपल एग्जांपल ये आप समझ लें कि जैसे कहते हैं कि ये खालिस सोना नहीं है, इसमें खोट डाला हुआ है। यानी होता ऐसे है कि वो प्योर गोल्ड कुछ होता है उसमें और कुछ उसमें कॉपर मिक्स कर देते हैं। Yes, तो वो भी अलॉय हुआ। तो वो दरअसल तो अलॉय होता है। Yes. वो गोल्ड का और कॉपर का अलॉय होता है, लेकिन वो गोल्ड स्मिथ ये कह रहे होते हैं कि ये प्योर गोल्ड है। Yes. ठीक है, तो अगर वो गलत बयानी ना करें तो बता देते हैं कि इतना इसमें हमने कॉपर मिक्स किया है Yes. और इतना इसमें गोल्ड है। Okay. ठीक है, तो अलॉय ये होता है। तो मेटल क्या होती हैं, जैसे लोहा, इसके अलावा सोना, चांदी, कॉपर, ये जिंक वगैरह, ये मेटल्स होते हैं। Okay. तो इस अलॉय में कॉपर और जिंक है। जिंक है, इसका हमने रेशियो फाइंड करनी है। तो इसके मैथ में रेशियो फाइंड करनी है। तो हाँ, तो मैथ साइंसी जबान में मैथ कहते हैं कि उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है, मादे की मिकदार कितनी है। ठीक है, तो लेकिन वो दरअसल यानी उसका वजन कितना है ये बताया जाता है, लेकिन उस साइंसी जबान में कहते हैं ये मैथ है। तो अगर तो अब इसी तरह बता रहे हैं ना कि वो जो अलॉय है उसमें 13.5 ग्राम कॉपर है और 4.5 ग्राम जिंक है। तो बाद में साइंस में आपको ये सारा एक्सप्लेन करेंगे। अभी आप देखें कि इसका रेशो कैसे फाइंड करनी है। ओके सर। तो हम इसके दो हेडिंग लिख लेंगे। ये देखिए, एक मैंने कॉपर का, ये कॉपर का मैस गिवन है, कॉपर का मैस ये, और ये जिंक का मैस है। तो मैंने लिख दिया मैस ऑफ कॉपर रेशो मैस ऑफ जिंक। तो मैस ऑफ कॉपर के नीचे ये 13.5 ग्राम लिख दिया, फिर रेशो लिखा है, और जिंक के नीचे मैस ऑफ जिंक के नीचे लिखा है 4.5 ग्राम्स। तो इस तरह से आपने जब लिख लिया तो फिर ग्राम्स लिखने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, और हम इसमें जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट, तो उसको भी रिमूव कर देंगे, क्योंकि वो लाइक डेसिमल है ना। देखिए, पॉइंट के बाद एक स्टेप है, इसके एक डिजिट है, ये पॉइंट के बाद भी एक डिजिट। तो हम जब इन दोनों के पॉइंट रिमूव कर देंगे और ग्राम्स को भी छोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 135 रेशो 45। ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, तो 135 रेशो 45 जो है, इसको हम सिंप्लीफाइड रेशो में चेंज कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और रेशो तो ये भी हो गया 135 रेशो 45, रेशो में तो आ गया। लेकिन हम इसको सिंप्लीफाइड रेशो में चेंज करेंगे, वो हमारा आंसर होगा। पहले भी आपने वो किए पीछे क्वेश्चन। अच्छा, अब देखिए, आपने ये देखा कि 135, ये 5 है इसके एंड में डिजिट, और इसके एंड में डिजिट भी 5 है। तो जिसका 5 होता है तो 5 पे डिवाइड हो जाता है। 5 का टेबल इस पे भी चला जाएगा और इस पे। तो हम ये लिख देंगे डिवाइडेड बाई 5। अब 5 का टेबल भी पढ़ लेते हैं। 5 2s are 10, तो 3 बच जाएगा, वो इसके साथ ज्वाइन होकर 35। 5 7s are 35। तो फिर रेशो का साइन लिख लेंगे और 5 का 45 पे 45, तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 27 और 9 है ना, तो इसके ऊपर 9 का टेबल देखें चला जाता है। 9 1s are 9 और 9 3s are 27। तो अगर आपके ज़हन में 9 का टेबल ना आए तो आप 3 का भी पढ़ सकते हैं। 3 का इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा, लेकिन वो अगेन फिर 3 का दोबारा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आंसर तो फिर भी 3 1 ही आएगा।
Yes, sir. समझ आई ना? Yes. तो जब हम ये 3:1 ले लेंगे तो ये सिंप्लीफाइड रेशो हो जाएगी। जब सिंप्लीफाइड रेशो हो जाएगी तो वही हमने रेशो ही बतानी थी, यही find तो हम लिखेंगे देयरफॉर द रेशो बाय मास ऑफ कॉपर टू जिंक इन द एलॉय इज 3:1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, Yes. एक्सरसाइज 6A। तो क्वेश्चन 3 बेटे आप पढ़ें पहले, फिर इसको समझते हैं। Question 3. Wahida purchased 8 textbooks, each costing rupees 12, and 4 storybooks, each costing rupees 9. Find the ratio of the amounts she spent on the 2 types of books. ठीक है, वाहिदा ने 8 टेक्स्ट बुक्स ली, जो कि हर एक टेक्स्ट बुक 12 रुपीज की थी ठीक है। ईच, और 4 उसने स्टोरी बुक्स ली, वो 9 रुपीज ईच थी। ठीक तो है। हमने रेशियो फाइंड करनी है कि जो 2 टाइप्स ऑफ बुक्स उसने ली हैं, टेक्स्ट बुक और स्टोरी बुक, उनकी अमाउंट्स में रेशियो फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमने लिख लिया कि वाहिदा स्पेंट ऑन टेक्स्ट बुक्स, तो ये अंडरलाइन भी किया है कि उसने 8 टेक्स्ट बुक्स ली हैं 12 रुपीज के हिसाब से। Yes. तो 8 × 12 रुपीज यानी 96। 96 की उसने ली Text books. यस 8 टेक्स्ट बुक ली उसने। ठीक है, Yes. और शी स्पेंट ऑन स्टोरी बुक्स, तो कितनी स्टोरी बुक्स थी? 4, और 9 रुपी ईच थी, तो 4 9 सा 36 रुपीज की उसने स्टोरी बुक्स ली है। अब इन दोनों में रेशियो फाइंड करनी है, तो यही जो उन्होंने पूछा है ना हेडिंग, ये हमने लिख लिया। Yes, yes. ठीक है, कि रेशियो ऑफ द अमाउंट्स ऑफ द 2 टाइप्स ऑफ बुक्स। यस, तो 2 टाइप्स ऑफ बुक्स कौन सी हैं? टेक्स्ट Text बुक्स और स्टोरी बुक्स। ये Story टेक्स्ट बुक की प्राइस है और ये स्टोरी स्टोरी बुक्स बुक्स की। तो हमने लिख दिया 96 96। रेशियो 36 उसकी। ठीक है, तो फिर देखिए अब इस 96 और 36 के ऊपर 12 का टेबल जाता है। यस, जितना बड़ा टेबल पढ़ेंगे उतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। यस, तो 12 8s are 96, 12 3s are 36, 8 रेशो 3। तो आंसर आ गया 8:3 है उनकी स्टोरी बुक्स और टेक्स्ट बुक्स और स्टोरी बुक्स की जी टेक्स्ट बुक्स और स्टोरी बुक्स, उन दोनों में रेशो। यस। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। Question 4. Mr. Bilal has a monthly income of rupees 7,200 and expenditures of rupees 6,300 per month. Find the ratio of his savings to his income. ठीक है, तो इसमें बिलाल की मंथली इनकम है, ये हमने अंडरलाइन की, 7,200, yes. तो लिख लिया बिलाल्स इनकम। मंथली इनकम की बजाय क्या लिख दिया? इनकम। बिलाल। शॉर्ट लिखा। Yes. इज इक्वल टू रुपीज, ये 7,200 हमने लिख दिया। हिज एक्सपेंडिचर्स यानी उसके अखराजात कितने हैं, खर्चे कितने हैं। Yes. तो हिज एक्सपेंडिचर्स हैं, ये यहाँ से लिख दिया रुपीज 6,300। Yes, हमें इनकम उसकी गिवन है और उसके एक्सपेंडिचर्स दोनों गिवन है। Yes, sir. तो लेकिन उन्होंने जो रेशो पूछी है वो सेविंग और इनकम में पूछी है, इसलिए पहले हम सेविंग फाइंड करेंगे। Yes. ठीक है, क्योंकि उन्होंने सेविंग नहीं ना बताई, उन्होंने हमें इनकम बताई है और एक्सपेंडिचर्स बताए, अखराजात। Yes. तो हम उसकी सेविंग इनकम में, Yes, यानी उसने उन्होंने उसकी सेविंग नहीं इतनी- बताई ना, इनकम बताई। इतनी इनकम है और इतने पैसे उसके खर्च खर्चे हो जाते गए, हैं, ठीक है, तो हम फिर कितने बचे वो सेविंग हुई। सेव हो गए हैं, Yes. कितने बचा लिए हैं। ठीक है, Yes, sir. तो हम माइनस करेंगे ना इस अमाउंट से इस अमाउंट, ओके, तो हम लिख देंगे कि हिज सेविंग्स इज इक्वल टू दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट, यानी उसकी बिलाल की इनकम में से उसके एक्सपेंडिचर्स माइनस कर लिए, दिस माइनस दिस यस, इज इक्वल टू रुपीज 900। अब 900 उसकी सेविंग आ गई, बचत। यस, अब हमने इसमें रेशो फाइंड करनी है, तो हमने हेडिंग भी लिख दिया कि रेशो ऑफ हिज सेविंग्स टू हिज इनकम। पहले सेविंग्स का वर्ड आया है, बाद में इनकम का, इसलिए सेविंग पहले लिखेंगे और इनकम बाद में। Yes. तो हमने लिखा 900 रेशो 7,200। फिर देखिए इनके दोनों जीरो कैंसिल करने हैं ना, तो जब दो जीरो कैंसिल करते हैं तो दरअसल 100 पर डिवाइड कर रहे होते हैं। यस, तो हम यहाँ ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? डिवाइडेड बाई 100। 100। अच्छा, अब ये 9 आ गया और ये 72। देखा 72 के ऊपर 9 का टेबल जाता है और 9 पर भी जाता है। Yes. तो 9 1s are 9, 9 8s are 72, तो 1:8। तो ये सिंप्लीफाइड हो गया। यस, तो
उसकी सेविंग में और इनकम में 1:8 8 है उसकी। बस ये आंसर आ गया। यस। एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन 5 करेंगे, आप रीड करें। Question 5. Samina spends 3/4 of her pocket money to buy chocolates and the rest to purchase chewing gums. Find the ratio of amount spent on chocolates to that spent on chewing gums. समीना ने अपनी पॉकेट मनी का 3/4 पार्ट जो है वो चॉकलेट्स बाय करने में स्पेंड कर दिया और जो बाकी बचा उसमें उसने च्युइंग गम्स ले ली। तो अब हमने बताना है उस अमाउंट की रेशो बतानी है जो उसने चॉकलेट्स और च्युइंग गम पे स्पेंड की। ठीक है, तो ये हिंट में जैसे उन्होंने दिया ना कि 1 - 3/4 = 1/4। यस सर। ये उन्होंने रेस्ट ऑफ निकाला है ना कि 3/4 पार्ट की अगर उसने चॉकलेट ले ली है तो फिर उसने च्युइंगम कितने की ली है, वो 1/4 की ली है। यस, तो 1 में से अगर 1 टोटल है उसमें से जब 3/4 माइनस करेंगे तो 1/4 आएगा। आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह आएगा। यानी ये हमें च्युइंगम की भी मिल गई। ठीक है ना। ओके सर। ये चॉकलेट की 3/4 मिल गई और च्युइंगम की 1/4 मिल गई, तो हमने लिख लिया, फिर बहुत आसान हो गया ना। समीना स्पेंट ऑन चॉकलेट = 3/4, शी स्पेंट ऑन च्युइंगम = अब ये लिखना था ना, तो अब हमने ये 1/1 लिख के -3/4 किया। तो आपको पता है ना, जब हम माइनस प्लस करते हैं फ्रैक्शन का तो उनके डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। अब ये 1 है, ये 4 है, तो इसको भी 4 बना लेंगे। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 1 को भी 4 से किया, तो ये 4 1s are 4, ये 4 1s are 4। ये जो था ये 4/4 हो गया, ये माइनस इधर आ गया, 3/4 माइनस किया। अब देखा 3 - 4 - 3 = 1, ये 4 दोनों में से एक लिख लिया। तो 1/4 ये कैसे आया, इस तरह आया। ओके सर। ठीक है, अब रेशो, इन दोनों की रेशो हमने लिखनी है। तो रेशो लिख के तो लिखा 3/4 रेशो 1/4। अब ये दोबारा नीचे लिखा 3/4 रेशो 1/4। ये 4 हटाने के लिए दोनों के हमने दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिया है सिंप्लीफाई करने के लिए। तो लिख दिया सिंप्लीफाई, लिख दिया है कि मल्टीप्लाइड बाय 4। ये अब ये 4 से कैंसिल हो गया, 3 रह गया। ये 4 से कैंसिल हो गया, तो 1 रह गया। यस सर। ये 4 से कैंसिल हो गए 1, 3/1। तो बस आंसर आ गया 3/1। स्टूडेंट्स, ये 16 लेक्चर जो है ना, ये भी हम 15 में शामिल कर लेते हैं आज, क्योंकि 15 लेक्चर बहुत कम था, इसको भी इसमें शामिल कर लेते हैं। ओके सर। ठीक है, ये 15 में। तो इसमें क्वेश्चन 6 पढ़े, एक्सरसाइज 6A का। क्वेश्चन 6 है, इन 70 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर the amount of pure milk is 56 liters. Find the ratio of milk to water in the mixture. अच्छा, उसने कहा 70 लीटर्स हमारे पास मिक्सचर है जिसके अंदर मिल्क और वाटर दोनों है 70 लीटर्स में, और उसने कहा है कि उस 70 लीटर्स के अंदर 56 लीटर तो हमारे पास प्योर मिल्क है। तो हमने बताना है रेशो वाटर और मिल्क और वाटर की रेशो बतानी है उस मिक्सचर में। ठीक है, तो हम इस तरह करेंगे ना कि पहले लिखेंगे कि टोटल मिक्सचर कितना है। ठीक है, यानी दूध और पानी मिला के कितना है टोटल। यस सर। तो वो है 70 लीटर्स, जिसमें प्योर मिल्क था 56 लीटर्स, और वाटर फाइंड करेंगे फिर के टोटल अगर 70 है तो 56 उसमें मिल्क है, तो पानी कितना डालें, तो फिर जाहिर है कि हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो वाटर पता चलेगा 70 - 56, 14 लीटर जो है वो पानी मिलाया गया है। ठीक है, तो पानी इसलिए पानी की क्वांटिटी हमने फाइंड की है क्योंकि उन्होंने रेशो जो है वो पूछी किसमें है, मिल्क में और वाटर में, टोटल मिक्सचर में नहीं पूछी। तो इसलिए हमने ये निकाल ली कि वाटर की क्वांटिटी 14 लीटर। अब जिन दोनों की रेशो फाइंड करनी है वो क्या है, मिल्क और वाटर। तो मिल्क कितना है 56, और वाटर हमने खुद माइनस करके जो पता किया वो कितना 14। तो 56 रेशो 14, रेशो तो हमने फाइंड कर ली। लेकिन अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसी रेशो को हमने दोबारा यहां लिखा 56 रेशो 14। ये अब देखें, अब 7 पर दोनों डिवाइड हो जाते हैं, 14 भी और 56 भी। 7 8s are 56 होता है ना। 7 8s are 56, तो 7 2s are 14। तो ये आ गया 8/2। तो 8/2 जो है अभी दोबारा डिवाइड हो सकता है 2 के साथ, तो 2 4s are 8, 2 1s are 2।
तो 4:1 ये सिंप्लीफाइड रेशो है। Yes, किस sir. चीज की? मिल्क की और मिल्क की और वाटर वाटर की। तो ये इनके सर साथ उसने ये वैसे लिखना भी। रेशो पूछी थी तो ये भी रेशो ही है, मतलब हाँ, सिंप्लीफाइड रेशो तो यहाँ ही आ रेशो जाती तो है। फाइंड हो गई, ठीक है। लेकिन हमने उसको सिंप्लीफाई भी कर लिया। हाँ, जब वो रेशो पूछते हैं तो जब हम ऐसे लिख देते हैं तो रेशो तो होती है, लेकिन फिर हम चेक करते हैं कि क्या वो सिंप्लीफाई हो सकती है। हाँ, सिर्फ रेशो का मतलब उनका ये होता है सिंप्लीफाइड रेशो। ओके ओके फिर सर। हम इसको ऐसे डिवाइड यानी इसको करके यहाँ नहीं छोड़ना, हमने हाँ, आगे सिंप्लीफाई करना यहाँ है। छोड़ देंगे, फिर पूरे Wrong होगा। मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके सर।